आज के टाइम पाकिस्तान के अंदर नेशनलिज्म जो है वो अपनी पीक पर है। इससे पहले जो पाकिस्तानी हमें दिखता था वो सिर्फ 14 अगस्त के ऊपर दिखता था। ये इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर ही हमें पाकिस्तानी देखने को मिलता था। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तानियत जो है, जो नेशनलिज्म जो है वो लोगों के अब सर चढ़ चुकी है। और यही चीज हमें देखने को मिली रिसेंटली जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग स्टार्ट हुई। तो पाकिस्तान के अंदर जो नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने कैसे अफगानी लोगों का मजाक उड़ाया, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उनकी एथनिसिटी को लेकर। अफगानी हो, पाकिस्तान पर हमला करोगे? अच्छा जी। ओए, तुम्हारे पास एयरफोर्स भी है? अच्छा जी। इसी तरह यही चीज हमें देखने को मिली ईरान के केस के अंदर। जब ईरान के अंदर जंग स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान के अंदर शिया जो आलिम थे उनको ये कहा गया कि अगर तुम्हें ईरान से बहुत ज्यादा मोहब्बत है तो तुम लोग ईरान क्यों नहीं चले जाते। इतना ही ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाएं, आप ईरान चले जाएं। और यही नेशनलिज्म जो है वो हमें देखने को मिला जब हमने फलस्तीन के केस में कहा कि जी गजा के अंदर जुल्म हो रहा है, वहां पर मजालिम हो रहे हैं, तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमें ये कहा गया कि जी फलस्तीन के जो लोग हैं वो अरब हैं और तुम लोग जो हो वो पाकिस्तानी हो। अब सवाल ये उठता है कि ये पाकिस्तानियत होता क्या है, मतलब ये नेशनलिज्म जो है, ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या। मतलब पाकिस्तानी पाकिस्तानी क्यों है, इंडियन इंडियन कैसे बन गया, अमेरिकन अमेरिकन कैसे बन गया, इटली वाला इटालियन कैसे बन गया, और ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से। और यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी किया जा सकता है कि अगर इस्लाम के अंदर नेशन स्टेट या नेशनलिज्म या मुल्क बनाना ही एक जुर्म है तो फिर पाकिस्तान कैसे बनाया गया। पाकिस्तान तो हमने इस्लाम के नाम पर बनाया था, तो फिर ये तो बनना ही नहीं चाहिए था। अगर हम नेशनलिज्म के खिलाफ हैं तो फिर हमें पाकिस्तान भी नहीं बनाना चाहिए था। तो फिर आइए समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनलिज्म क्या है और इसमें पाकिस्तान कहां पर आ जाता है। आज के टाइम पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर नेशन स्टेट का मुल्क बनाने का जो आइडिया है वो पूरी दुनिया का एक पॉपुलर तरीन आइडिया बन चुका है। आज पूरी दुनिया को अगर आप उसका मैप देखोगे तो उसे छोटी छोटी बहुत सारे मुल्क के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। और हर कंट्री कोई उसका अलग अलग फ्लैग्स हैं, उसके नेशनल एंथम है। और पूरी दुनिया के अंदर 190 से ज्यादा कंट्रीज जो है वो दुनिया के अंदर आज के टाइम पाई जाती है। कोई अमेरिकन है, कोई इटालियन है, कोई जैपनीज है, कोई चाइनीज है। अलग अलग आइडेंटिटी से लोग खुद को एफिलिएट करते हैं। अब इससे ऐसा लगता है कि जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई एशियन कॉन्सेप्ट है, कोई सालों पुराना कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आज से 200-250 साल पुराना ही कॉन्सेप्ट है। ये जो पहला जो नेशन स्टेट जो पहला मुल्क दुनिया के अंदर बना था ना वो फ्रांस बना था, और वो बना था 1792 के अंदर। अब फ्रांस के अंदर जो आजादी मिली थी ना फ्रांस के लोगों को, वो पाकिस्तान की आजादी से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान को जो आजादी मिली थी वो बाहर से जो ब्रिटिशर, जो कॉलोनाइजर जो यहाँ पर रूल कर रहे थे उनसे आजादी हमने ली थी। लेकिन जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने जो आजादी ली थी वो उन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर जो बादशाह रूल करता था और जो वहां का जो पादरी, जो क्रिश्चियन मौलवी आप समझिए वो रूल करता था, उनसे आजादी ली थी। अब फ्रांस के अंदर हुआ ये था कि फ्रांस के अंदर ना सालों से वहां पर अलग अलग बादशाह जो है वो रूल करते थे और वहां पर रूलिंग वगैरह चलती थी। और क्रिश्चियन जो पादरी हुआ करते थे वो भी वहां पर रूल कर रहे थे, वो भी काफी ज्यादा लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और पॉलिसीज बनाया करते थे। अब वहां के जो बादशाह थे वो बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर टैक्स लगाते थे और उसकी वजह से लोगों के ऊपर बहुत सारी और भी रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। कई चीजों पर बात करनी नहीं जाती थी, कई चीजों पर पॉलिसीज जो है वो ऐसी बनाई जाती थी जिससे लोगों का जो है वो गला घोंटा जा सके। तो इसलिए फ्रांस के जो लोग थे वो काफी ज्यादा इस चीज से तंग आ चुके थे और इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और एक वो बड़ी रेवोल्यूशन लेकर आए थे जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आई इसके जरिए इन्होंने बादशाह का जो रूल था वो खत्म कर दिया, जो पादरी का कंट्रोल था वो खत्म कर दिया और इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट जो था वो डेमोक्रेसी का अडॉप्ट किया। और इन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो बादशाह बनेगा, जो पॉलिटिशियन बनेगा, उसे हम खुद इलेक्ट करेंगे, मतलब हम उसके लिए वोटिंग करेंगे, खुद जो है वो चूज करेंगे। इस तरह से हमारे ऊपर जो टैक्स वगैरह लगते हैं उन सारी चीजों का जो कंट्रोल है वो हमारे यहाँ हमारे ऊपर हम खुद करेंगे। अब फ्रांस की जो रेवोल्यूशन थी ना इसका जो आइडिया था वो बहुत अच्छा था। मतलब इस आइडिया की वजह से हुआ ये कि लोगों को कंट्रोल हासिल मिल गया। अब उनके ऊपर जो पहले मजालिम किए जाते थे कई हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये चीजें मिल सकती थी और ये आइडिया बहुत अच्छा था। लेकिन फ्रांस के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही थी। वजह ये थी कि फ्रांस ना उसके अंदर दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। एक तो फ्रांस के आसपास जितने भी एरिया था वहां पर ना अलग अलग बादशाह जो थे वो रूल कर रहे थे, तो कभी भी कोई बादशाह जो था वो फ्रांस के ऊपर कब्जा कर सकता था और यहाँ पर वो सारा कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले सकता था। दूसरा फ्रांस के साथ मसला ये था कि फ्रांस के अंदर कोई यूनिटी नहीं थी। मतलब फ्रांस का अगर आप पूरा मैप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी ट्राइब्स रहती थी, अलग अलग एथनिक ग्रुप जो यहाँ पर रहा करते थे। जैसे पाकिस्तान के अंदर सिंधी, बलूची, पंजाबी रहते ना, वैसे ही वहां पर भी फ्रांस के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स रहती थी, क्योंकि अलग अलग टाइम में अलग अलग बादशाह यहाँ पर रूल करते थे, अलग अलग सल्तनतें यहाँ पर मौजूद थी। तो इसलिए कोई भी मेजोरिटी जो थी वो फ्रांस के अंदर मौजूद नहीं थी और मेजोरिटी लोग तो यहाँ के फ्रेंच
फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं बोल पाते थे। तो इसलिए फ्रांस के अंदर कोई यूनिटी नहीं थी। तो जो लोग रेवोल्यूशन लेकर आए थे उनको एक सबसे बड़ा मसला ये था कि ये रेवोल्यूशन देर तक टिक ही नहीं पाएगी। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस के अंदर कोई यूनिटी नहीं थी। इसीलिए जो रेवोल्यूशन लेकर आए थे उन्होंने इनिशियल स्टेज के अंदर यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने ये किया कि जो भी इनकी ऑपोजिशन थी, जो भी मतलब बादशाह को सपोर्ट करते थे, जो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करते थे, उन सबको इन्होंने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया और जो भी लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया। अगर शक भी पड़ता था किसी के ऊपर तो उनको मार दिया जाता था। इस चक्कर में इन्होंने हजारों लोगों की यहाँ पर जान भी ले ली थी और इसकी वजह से इन्होंने एक यूनिटी भी इस तरह से बिल्डअप कर ली थी। साथ में इन्होंने इस रेवोल्यूशन को, क्योंकि ये 4 जुलाई को आई थी, तो हर साल इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। कई जगहों को जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेट करके उसको हिस्टोरिकल प्लेसेस का नाम भी दे दिया गया। कई और इसके अलावा इसका लिबर्टी, फ्रीडम के नाम से एक फ्लैग भी बना लिया गया था। फिर उसके ऊपर एक नेशनल एंथम भी इन्होंने, नेशनल एंथम नहीं मतलब एक एंथम वगैरह भी इससे क्रिएट उन लोगों ने कर लिया था। अब पहले तो इन्होंने इस तरह से यूनिटी बिल्ड की। अब इन्होंने इसे लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए और भी बहुत सारी जो है इसके अंदर पॉलिसीज ऐसी इख्तियार की जिससे इन्होंने एक कंट्री की शक्ल इसको देना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, जो आइडेंटिटी थी उनकी, उनको चेंज करना शुरू कर दिया और उन्हें एक फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की एक नई आइडेंटिटी जो है यहाँ के लोगों के अंदर जो है इम्पोज करना उन्होंने शुरू कर दी थी। एक तो उन्होंने इसके लिए स्कूलिंग का इस्तेमाल किया। वजह ये थी कि उस टाइम पर यूरोप के अंदर जो एक प्रॉपर स्कूलिंग का जो सिस्टम है, जो आज भी चल रहा है, वो जो है यूरोप के अंदर पॉपुलर हो रहा था और फ्रांस ने उसी को ही अडॉप्ट किया था। अब इन स्कूलिंग के अंदर ये था कि एक ही तरह का यूनिफॉर्म था, एक ही तरह की बच्चों को टाइमिंग थी और उसके साथ साथ ये था कि एक ही तरह का सिलेबस उनको पढ़ाया जा रहा था, एक ही तरह का करिकुलम था और उसके अलावा एक ही तरह की हिस्ट्री उनको फ्रांस के बारे में बताई जा रही थी कि फ्रांस कैसा है और ये चीजें। और उनका जो ब्रेन के अंदर जो मेमोरीज फीड की जा रही थी वो इसी स्कूल के जरिए ही उनको फीड की जा रही थी और उसके अंदर उनको फ्रेंच लैंग्वेज भी जो सिखाई जा रही थी। इन्होंने फ्रांस की फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसको ही परमानेंट यहाँ पर कर दिया था। अब लोगों को एक ही लैंग्वेज की तरफ जो है वो अट्रैक्ट यहाँ पर कराना स्टार्ट कर दिया था। साथ में दूसरी चीज ये थी कि जो भी मतलब अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यही थी कि जो नई जनरेशन आएगी वो फ्रेंच लैंग्वेज या एक मुल्क की मतलब एक कंट्री की शक्ल में ही होगी, क्योंकि उन सब की थॉट जो होंगी वो एक तरह की हो जाएंगी। दूसरा जो मेजर रोल प्ले किया यहाँ पर वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। वजह ये थी कि इससे पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ना, लोग घरों के अंदर सामान प्रोड्यूस करते थे, कोई फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो है वो सामान प्रोड्यूस करके छोटे छोटे एरियाज के अंदर बेच देते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो उससे ना बड़ी बड़ी मार्केट्स पैदा होना शुरू हो गई। वजह ये थी कि फैक्ट्रीज जो होती है वो मास लेवल पर सामान प्रोड्यूस करती थी तो उसे बड़ी बड़ी मार्केट्स के अंदर ही सेल किया जा सकता था। अब इससे ये था कि लोग एक ही जगह से सामान खरीदना शुरू कर दिया था। साथ में उसके अलावा रेलवे ट्रैक्स वगैरह भी इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बिछना शुरू हो गए थे, तो उसकी वजह से लोगों का जो आना जाना, जो सफर करने का जो था, वो पूरे फ्रांस के अंदर घूमना फिरना जो है वो भी आसान हो गया था। अब रेलवे ट्रैक्स की वजह से सफर करना जब आसान हो गया तो एक ट्राइब का दूसरी ट्राइब के साथ जो ताल्लुकात थे वो भी बिल्ड होना ज्यादा शुरू हो गए थे। बहुत सारे लोग जो गांवों के अंदर रहते थे वो शहरों के अंदर आना स्टार्ट हो गए थे। तो जो पेरिस था या दूसरी सिटीज थी फ्रांस के अंदर, वहां पर अलग अलग एथनिसिटी के लोग जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो गए थे और कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर जो है वो उनके अंदर एक यूनिटी जो है कुछ हद तक बिल्ड होना शुरू हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर कई लोगों का ये भी कहना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो ग्लोबलाइज होने में टाइम लगा है वो नेशन स्टेट की वजह से ही लगा है। अगर नेशन स्टेट ना होती तो ये जो ग्लोबलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत जल्दी हो सकती थी। तीसरी चीज जो यहाँ पर नेशनलिज्म बढ़ाने में ज्यादा फायदेमंद साबित हुई थी वो उस टाइम के न्यूज़पेपर थे। अब न्यूज़पेपर जो थे, बहुत सारी न्यूज़पेपर उस टाइम पर फ्रांस के अंदर चलाए जाते थे और इनके न्यूज़पेपर्स के अंदर पूरे फ्रांस की जो है वो खबरें दी जाती थी। इससे पूरे लोगों को जो है वो फ्रांस की यूनिटी के बारे में पता चलता था। उसके अंदर फ्लैग्स बताए देते थे, फ्रांस का जो मैप था वो बहुत ज्यादा प्रिंट किया जाता था, उसके बारे में बातें की जाती थी। तो इससे फ्रांस के अंदर जो है वो एक यूनिटी जो है वो बिल्डअप जो है वो कर ली गई थी। फ्रांस के अंदर ना कुछ चीजें तो हो गई थी, एक हद तक आइडेंटिटी और ये यूनिटी आ गई थी, लेकिन इस चीज को और ज्यादा और नेशनलिज्म को जो है वो अपनी पीक पर ले गया था और उसके पीछे एक आदमी था और वो था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा आदमी था जिसने नेशनलिज्म सिर्फ फ्रांस के अंदर ही नहीं बल्कि फ्रांस के बाहर पूरे यूरोप के अंदर भी फैलाया था। पहले तो नेपोलियन ने ये किया कि पूरे फ्रांस के ऊपर जो पावर थी वो अपने कंट्रोल में ले ली थी, जो स्कूलिंग का सिस्टम था वो भी अपने कंट्रोल में
ले लिया था, जितने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल थे उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। ज्यादातर तो बंद कर दिए थे, लेकिन कुछ जो रह गए थे उनको वो अपने हिसाब से चलाता था। जो वो पब्लिक का नैरेटिव बिल्ड करना चाहता था, अब उसने बिल्ड करना शुरू कर दिया, और साथ में उसने पूरे यूरोप के खिलाफ जो है वो जंग स्टार्ट कर दी। अब इस जंग से हो ये रहा था कि क्योंकि पूरे फ्रांस की जो आर्मी थी वो जंग लड़ रही थी, और नेपोलियन ने ये किया था कि जो वो आर्मी लेता था वो पूरी फ्रांस के अंदर से लेता था। तो इससे लोगों के अंदर एक यूनिटी थी कि हमारी जो है वो फौज लड़ रही है, हमारी फ्रेंच फौज जो है वो लड़ रही है। एक तो यही चीज उनके अंदर एक्साइटिंग जो थी लोगों के अंदर, इससे भी लोगों के अंदर एक यूनिटी बिल्डअप हो रही थी। साथ में जो फ्रेंच जितने भी न्यूज़पेपर थे उसके अंदर जो नेपोलियन था उसको हीरो बनाकर पेश किया जाता था कि जो नेपोलियन से बड़ा हीरो ही नहीं है, ये फ्रेंच लीडरशिप का क्वालिटी है, ये प्राइड है हमारा। जैसे आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब मैच खेलती है तो पाकिस्तानी के अंदर कितना जज्बा होता है कि देखो हम इंडिया को हरा देंगे, हम ये करेंगे। वही सेम तरह का उनके अंदर भी नेशनल जो प्राइड था, मतलब नेशनलिज्म जो था वो लोगों के अंदर दिख रहा था। आर्मी को लेकर, उनकी मोहब्बत को लेकर जो है, इससे लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म था वो अपनी पीक पर पहुंच गया पूरे फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर एक यूनिटी भी बिल्ड हुई और इस फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म जो है वो बढ़ा था। अब इससे फ्रांस के अंदर तो नेशनलिज्म फैला ही फैला। दूसरी चीज ये हुई कि जब नेपोलियन दूसरी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अटैक कर रहा था और उनके ऊपर कब्जे कर रहा था, तो वहां पर भी नेशनलिज्म फैल गया। वो इस तरह से कि जब नेपोलियन उन पर कह रहा था कि मैं फ्रेंच हूं और मैं तुम पर कब्जा कर रहा हूं, तो आगे से वो रेजिस्टेंस शो करते हुए वो आगे से कहते थे कि तुम फ्रेंच हो, तुमने हम पर कब्जा किया है, तो हम जो है हम जर्मन्स हैं, हम हमारी वो लोगों के अंदर जो एथनिसिटीज थी वो भी जागना शुरू हो गई। उन्होंने कहा फिर हम जर्मन्स हैं, हम तुमसे उससे भी ज्यादा बेहतर जो है वो बदला लेंगे। इससे जर्मन नेशनलिज्म और पूरे यूरोप के अंदर जो है रेजिस्टेंस करते हुए भी नेशनलिज्म जो है वो वहां पर भी फैलना स्टार्ट हो गया, और वो फ्रेंच रेजिस्टेंस के अंदर अपनी एथनिसिटीज को भी उन्होंने जगाना शुरू कर दिया था। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग केस था इटली का। इटली की जब तक नेपोलियन ने कब्जा नहीं किया था ना, उससे पहले वहां पर 5 छोटी छोटी जो है वो रियासतें कायम थी, लेकिन जब नेपोलियन ने कब्जा किया तो वो एक हो गया। जब नेपोलियन गया तो वहां पर बाद में जो है वो इटालियन नेशनलिज्म जो है वहां पर भी जाग गया और वो भी एक यूनाइटेड कंट्री बन गई। हालांकि हिस्टोरिकली वहां पर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, अलग अलग छोटी छोटी एरियाज वो बने हुए थे, लेकिन वो बाद में क्या बन गया, एक नेशन स्टेट बन गया। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि फ्रांस पहले ही एक आर्टिफिशियल तरीके से उसको नेशनलिज्म वहां पर क्रिएट किया गया था, और यही चीज अब पूरे यूरोप के अंदर जो है वहां पर क्रिएट की जा रही थी, कई जगहों पर एथनिसिटी की बेस पर, कई जगहों पर अलग अलग तरीकों की बेस पर। और इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज के अंदर लोग जो सालों से रहते थे वहां पर जो है वो माइनॉरिटी बन गए, क्योंकि बहुत सारी जो एथनिक ग्रुप्स है वो ऊपर आ गए, उन्होंने मुल्क बना लिए, और जो वहां पर जो माइनॉरिटीज थे, जो कम लोग थे, वो माइनॉरिटीज बनना शुरू हो गए। जो सालों से साथ रहते थे अब वो उनके दुश्मन बनना शुरू हो गए। साथ में ये लोग डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर रहे थे, तो डेमोक्रेसी के जरिए जो फेवर मिलता है वो हमेशा मेजॉरिटी को मिलता है, तो जो मेजॉरिटी को जब फेवर मिलेगा तो माइनॉरिटीज को उन्होंने मारना ही था। इसकी वजह से बहुत सारी जंगें भी स्टार्ट हुई। एक तो नेपोलियन की जंगों के अंदर लाखों लोगों की जान गई थी, और उसके अलावा जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, 2 हुई थी, उसके अंदर भी लाखों लोगों की जान गई। एडोल्फ हिटलर ने लाखों लोगों की जान ले दी थी। तो नेशनलिज्म की आड़ में बहुत सारे लोगों की जान इस तरह से भी गई थी। अब आप कहोगे जी जो बादशाह हुआ करते थे वो भी तो जंग करते थे, वो भी तो दूसरे लोगों की जान लेते थे, लेकिन बादशाह का जो कॉन्सेप्ट था ना वो डिफरेंट था। मतलब ये कि बादशाह जब जंग करते थे, वो 2 बादशाह जो थे उनकी फौजें जो हैं वो आपस में लड़ती थी। कई बार उनके पास किराए के जंगजू हुआ करते थे, उनके जरिए वो लड़ा करते थे। लेकिन अब नेशन स्टेट की वजह से ये हो गया था कि पूरा पूरा मुल्क जो है वो एक कंट्री दूसरी कंट्री के दुश्मन बन गई थी। वजह यही है कि आज के टाइम आपने देखा होगा कि जब कंट्रीज की जंगें होती हैं तो उसमें जो पाकिस्तानी और इंडियन है, अब ये लोग तो सिविलियन होते हैं, लेकिन वो सिविलियंस पर भी अटैक करते हुए हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि दूसरा इंसान है, वो ये समझते हैं कि दूसरा जो है वो पाकिस्तानी है, दूसरा जो है वो इंडियन है। तो इस वजह से नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से ये हुआ है कि अब पूरा जो मुल्क है वो पूरी फौजें बन चुकी हैं। पूरे मुल्क का हर एक आदमी जो है वो अब जो है वो एक आर्मी पर्सन बन चुका है, और इसीलिए जो जंगें हैं वो अब मुल्कों के अंदर भी दाखिल हो रही हैं। अब यूरोप के अंदर जो चीजें हुई तो वो हुई, वहां पर नेशनलिज्म फैला तो फैला, लेकिन यही चीज बाद में मुस्लिम कंट्रीज में भी आना स्टार्ट हो गया। जब वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ऑटोमन एम्पायर टूटी, उस्मानिया सल्तनत के टुकड़े कर दिए गए, तो उसके अंदर हुआ ये कि उसके बाद जो है आप अरब कंट्रीज जो थी उनके टुकड़े कर दिए गए, उनको अलग अलग कंट्रीज के अंदर बांट दिया गया। हालांकि
वो सारे जो मतलब आप देखोगे वो एक ही एथनिसिटी के लोग हैं, लेकिन उनको अलग अलग जो है वो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अगर नेशनलिज्म की बात करें तो तुर्की का नेशनलिज्म दुनिया का फनीस्ट नेशनलिज्म है, जहां पर ये समझ नहीं आता कि तुर्की किस लिए तुर्की है। मतलब अगर आप ये समझते हैं कि तुर्की के जो लोग हैं वो तुर्क हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो तुर्क लोग हैं वो मेजॉरिटी तो सेंट्रल एशिया के अंदर रहते हैं, तो फिर एक छोटा सा एरिया तुर्की कैसे हो सकता है। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था ही गलत, और जिस बेस पर उसको बनाया गया था वो और ज्यादा गलत था। अगर आप इसमें चाइना की एग्जांपल ले लो तो चाइनीज ने कई दूसरी टेरिटरीज को अपने कब्जे में लेकर वहां के लोगों की आइडेंटिटीज को बदलने की कोशिश की, तिब्बत के लोगों की बदलने की कोशिश की और उन्हें चाइनीज बनाने की कोशिश की। वीगर मुसलमानों के ऊपर तो मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है कि कैसे उनके ऊपर 10 लाख के करीब मुसलमानों की वो आइडेंटिटीज जो है कैंपों के अंदर रखकर उनकी बदलने की वो है कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की बात करें तो इंडिया कभी भी एक यूनाइटेड इंडिया था ही नहीं। अगर आप उसके जो नॉर्थ की जो स्टेट हैं, जो साउथ की स्टेट्स हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ना उनके कल्चर्स मिलते हैं, ना ट्रेडिशंस मिलते हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। लेकिन इंडिया ने कुछ हद तक सॉफ्ट तरीके से जो है वो नेशनलिज्म फैलाने की कोशिश की थी, कुछ हद तक हिंदी इंपोज करते 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 उन्होंने कोशिशें की थी। लेकिन जो केरला वगैरह की जो स्टेट हैं, जो तमिलनाडु के जो लोग हैं, वो काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो समझ गए हमारे से क्या गेम हो रही। तो अभी तो पिछले कई टाइम में अगर आपको याद हो तो वहां पर काफी ज्यादा जो है वो झड़पें वगैरह भी लोगों के अंदर स्टार्ट हो गई थी। तो अगर ये नेशनलिज्म वहां पर फैला तो कितना खून खराब होगा ये इंडिया के लोगों को लग पता जाएगा। और यही चीज पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो केस है वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है कि आप मजहब की बुनियाद पे मुल्क बनाना चाहते थे। ये ब्लंडर्स किसने किए? हमें तारीख में बताते हैं जी, सर सैयद अहमद खान साहब जो हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सबसे फजूल थ्योरी के फाउंडर हैं, दो कौमी नजरिया। अक्सर क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, पिछले कई सालों के अंदर मैं उनको देख रहा हूँ, वो 2018 से ही ये कैंपेन्स चलाते हैं कि पाकिस्तान तो बनना ही नहीं चाहिए था, बल्कि सालों से ही चला रहे हैं, 2018 से नहीं सालों से चला रहे हैं कि पाकिस्तान तो बनना ही चाहिए था, इसकी आइडियोलॉजी गलत है, यहाँ पर सिंधी बलोची पंजाबी बहुत सारे रहते थे, हमें ये बनाना ही नहीं चाहिए था। तो असल में पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर ना कोई भी जो मुल्क बना है ना, उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, ठीक है। वो एथनिसिटी या दुनिया की कोई भी उनके अंदर ये नहीं था कि वहां पर मेजॉरिटी रहती थी तो इसलिए वहां पर मुल्क बन गया। कोई भी दुनिया का मुल्क मेजॉरिटी या इसकी बेस पर नहीं बना। हर मुल्क के अंदर एथनिक ग्रुप भी रहते हैं, एथनिक सिटीज भी रहती हैं, मुल्क भी है। तो ये मसला जो है ये नेशन स्टेट का मसला है। लेकिन हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि इसका इल्जाम जो है वो इस्लाम के ऊपर डाल देते हैं, मुसलमानों के ऊपर डाल देते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान नहीं बनाना चाहिए था, ये फेक आइडियोलॉजी, फेक कंट्री है, इसको तो बनना ही नहीं चाहिए था। एक सबसे पहला जो सवाल ये किया जाता है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान बनना नहीं चाहिए था। दूसरा रीजन ये है पाकिस्तान बनाया क्यों गया था। अगर मुसलमान एक उम्मत है तो हमें नेशन स्टेट का या एक मुल्क बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। वजह ये थी कि जब उस्मानिया सल्तनत टूटी थी तो उसके बाद इलामा इकबाल को ये डर था कि उम्मत पूरी तरह से बिखर जाएगी, तो इसीलिए वो ये चाह रहे थे कि हम क्या करें कि एक नया मुल्क बनाते हैं, उसके अंदर इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, इस्लामिक फाइनेंशियल मॉडल और इस्लाम के मुताबिक वहां पर सोशल और दूसरे जो नॉर्म्स होंगे वो इस्लाम के मुताबिक वहां पर डेवलप करेंगे। अब ये पाकिस्तान एक मुल्क जो बन जाएगा वो एक आइडिया बन जाएगा दूसरी मुस्लिम कंट्रीज के लिए, और इससे क्या होगा कि हर दूसरी मुस्लिम कंट्रीज भी जो है वो इसी मॉडल को अडॉप्ट करेंगी, और इससे क्या होगा एक फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट बनेगा। एक पूरी एक मुस्लिम कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के अंदर रहने के बाद, अलग अलग कल्चर ट्रेडिशंस के अंदर रहने के बाद भी हम एक ही सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे, एक ही निजाम को हम लोग सब फॉलो कर रहे होंगे। Eid Mubarak from Mongolia. Eid Mubarak from Bangladesh. Eid Mubarak from Malaysia. Selamat Raya. Eid Mubarak from Thailand. Eid Mubarak from Cambodia. Eid Mubarak from India. Eid Mubarak from Guinea. Eid Mubarak from Pakistan. Eid Mubarak from Egypt. Eid Mubarak from Mozambique. Eid Mubarak from Sierra Leone. इसी से अलग अलग कंट्रीज के अंदर रहने के बाद भी मुस्लिम उम्मत जो है वो एक रहेगी और एक ही तरह का मॉडल जो है वो बन कर रहेगा। लेकिन मसला ये था कि इलामा इकबाल ने ये आइडिया तो दिया था, लेकिन इलामा इकबाल आते थे इलीट क्लास से, वो पढ़े लिखे थे, काफी इस्लाम को इंटेलेक्चुअली वो समझ रखते थे, इस्लामिक का पॉलिटिकल सिस्टम और इन वैल्यूज की वो समझ रखते थे, इसलिए वो ये चीज कह रहे थे। लेकिन मसला ये था कि जब पाकिस्तान बना और यहाँ के जो लोग थे वो इस्लाम से उनकी वाकफियत कोई भी नहीं थी, यहाँ के लोग इस्लाम की वैल्यूज
इसको नहीं समझते थे। ये सालों से कॉलोनाइजेशन के अंदर रहे थे, ब्रिटिशर कॉलोनाइजेशन के अंदर रहे थे, इनको इस्लाम की डेफिनेशन ही नहीं थी पता, इनको पॉलिटिकल इस्लाम की वैल्यू नहीं पता थी, इनको इस्लाम समझ ही नहीं आता था। पॉलिटिकल इस्लाम क्या होता है इनको उसकी समझ ही नहीं आती। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि इन्होंने 90s के टाइम में जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे आदमी को ये समझ लिया था कि ये एक इस्लामिक लीडर है क्योंकि उसने 1-2 कानून पास कर दिए। मतलब आप ये समझें कि मुसलमान पब्लिक के अंदर इतनी अक्ल शऊर मौजूद नहीं था कि वो ये समझ सके कि एक आदमी इस्लामिक पॉलिटिकल लीडर है भी या नहीं है। मतलब लोगों को मतलब एक मुसलमान इस्लाम को नहीं पहचान पा रहा, वो इस्लामिक कैरेक्टर को नहीं पहचान पा रहा। तो इस वजह से यहाँ के लोगों को इस्लाम की कोई समझ नहीं थी, ना तो इस्लाम की कोई वैल्यूज पता थी, ना इंटेलेक्चुअली इस्लाम की समझ आता था। इनको इस्लाम समझ आता है सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बस। उसके अलावा इस्लाम की वैल्यूज या उसकी असल वैल्यूज के बारे में इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और पूरी तरह से कभी भी पाकिस्तान के अंदर हम वो मॉडल अडॉप्ट नहीं कर पाए। जब हम ये मॉडल अडॉप्ट नहीं कर पाए तो क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर नेशन स्टेट का एक कॉन्सेप्ट चल रहा था और यहाँ के लोगों ने उसी को, जो दुनिया के अंदर जो चीजें चल रही थी उसी को पाकिस्तान के अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश की। जो पॉपुलर आइडिया पूरी दुनिया के अंदर फॉलो हो रहा था वही चीजें हमने यहाँ पर करने की कोशिश की। इसी वजह से आज के टाइम जो पाकिस्तान जो है उसकी इंडिया के साथ भी जंगें हुई। हमारी जो है, अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंडिया के साथ जो हमारी जंग है वो कोई मजहब की जंग है। नहीं है हमारी मजहब की जंग। इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है वो नेशनैलिटी की बेस पर है। हमें कोई हिंदुओं से नफरत नहीं है या पाकिस्तान इस्लाम और हिंदू की जंग नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान नेशनलिज्म की जंगें हैं। अगर मजहब की जंग होती तो वो फलस्तीन के लिए हमें लड़ना था, वो मजहब की जंग थी। वहां पर मजहब की जंग आप कह सकते थे कि पाकिस्तान ने लड़ी है। तो यहाँ पर कभी भी इस्लाम जो है वो कभी भी अडॉप्ट नहीं किया गया और ना ही कभी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कोई इस्लामिक मॉडल जो है वो अडॉप्ट हुआ है कर पाए, क्योंकि हमारे लोगों को इस्लाम की समझ ही नहीं है। जब तक इस्लाम की समझ ही नहीं है लोगों के अंदर, वो कभी भी उस आइडिया को अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। और इस्लाम के अंदर नेशनलिज्म जायज नहीं है, लेकिन हमने पाकिस्तान जो है वो इसलिए बनाया था कि हम इस्लाम को रिवाइव कर सकें। दैट्स पॉइंट। ये हमारा सिंपल जो है वो आर्ग्यूमेंट था और बाद में ये चीजें नहीं हो सकी।